आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने समास पढ़े थे। इसका शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा के बारे में जाना था। इसके साथ ही हमने पढ़े थे समास के 6 भेद, और जिनके हमने 2 भेद अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पूर्ण कर लिए थे। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बेटा जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। तो देखिए, समस्त पद है हमारे पास। कमल नयन, विग्रह करने पर हमने क्या बना दिया? कमल के समान नयन विशेषता नजर आती है। कमल नयन, तो जिसके नयन जो हैं वो कमल के समान हैं, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे देखिए, नील गाय, नीली है जो गाय। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। महादेव, महान देव। विद्याधन, विद्या रूपी धन। संज्ञा में विशेषता दर्शाता है यह समास। इसके पश्चात द्विगु समास। तो जिस समास में बेटा पहला पद जो है वो संख्यावाची मतलब गिनती बताने वाला होता है, तथा समस्त पद जो है वो समूह का अर्थ बताता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे समस्त पद में हमारे पास दिया है त्रिफला, और विग्रह करने पर त्रि का अर्थ हो गया बेटा 3, और फलों का समूह, तो 3 फलों का समूह क्या बन गया? त्रिफला। सप्ताह, सप्त मतलब 7, अह मतलब दिनों का समूह, तो 7 दिनों का समूह क्या बन गया? सप्ताह। उसी तरह नवरत्न, नव मतलब 9 रत्नों का समूह, तो 9 रत्नों का समूह नवरत्न। पंचवटी, पंच मतलब 5, वट मतलब वृक्षों का समूह, तो 5 वृक्षों का समूह क्या बनाता है? पंचवटी। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, तो 3 भवनों के समूह को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुवन। इसके बाद अगला जो आता है हमारा समास वो है द्वंद्व समास। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बेटा इनके साथ में और, तथा, अथवा, या फिर योजक शब्द लगते हैं। योजक मतलब बीच में बेटा योजक चिन्ह लगेगा, जिसको आप इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो समस्त पद देखिए, माँ बाप, माँ और बाप के बीच हाइफन लाइन भी है, ठीक है, तो ये योजक चिन्ह है। तो जिन शब्दों में बेटा के योजक चिन्ह आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो द्वंद्व समास है। तो माँ और बाप। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब अंतिम समास जो है वो है बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर बेटा अन्य शब्द संज्ञा के विशेषण होते हैं, अर्थात एक नया अर्थ दे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद लंबोदर, विग्रह करके लंबा उधर है जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 हैं जिसके आनन, तो किसके आनन है? रावण के। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। बड़बोला, बड़े बोल बोलने वाला। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। समास याद रखने का तरीका बेटा, आप कभी भी नहीं भूलोगे कि समास में क्या होता है अगर आप ये चीज़ याद रख लें। ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग आपको पता है, उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले जुड़ता है, जैसे आजन्म, यथासंभव। इसके बाद दूसरा है तत्पुरुष समास।
इसमें दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है। ठीक है, जैसे रसोई घर, तो रसोई पहला पद हो गया, दूसरा पद क्या है? घर। तो दूसरा पद जो है प्रधान है, मतलब रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इस तरह से ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा पद जो है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। अगला कर्मधारय, तो कर्मधारय में बेटा विशेषता बताता है। ठीक है, कर्मधारय समास में हमें पता कैसे चलेगा? जी हाँ, ये हमेशा विशेषता बताता है। दानवीर, नीलकमल। आगे देखिए द्विगु, तो द्विगु समास तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि द्वि का मतलब दो, तो द्विगु इसमें क्या होगा? संख्या होगी, जैसे त्रिलोक, पंचवटी। जिन भी शब्दों में बेटा आपकी गिनती आएगी वो आपके क्या होंगे? द्विगु समास होंगे। अब द्वंद्व समास में क्या होगा? जैसा कि आपको बताया, देख लो द्वंद्व, ये डबल बार लिखा है ना, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि और, बराबर या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, जैसे माता पिता, भला बुरा। आगे देखो बेटा बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि में क्या होगा? इसका पहला पद और दूसरे पद दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तीसरा अर्थ देते हैं। ठीक है, और वो क्या बन गया? त्रिनेत्र, पीताम्बर। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये समाज समझने में आसानी हुई होगी। आपका दिन मंगलमय हो।